नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है एहसास। लेखिका कुसुम और आवाज़ है निशान सक्सेना की। पुरुषोत्तम दास जी ने उम्र के 65 बसंत देखे थे। वे इस शेर की तर्जुमानी करते मालूम होते थे। बुढ़ापा कहते हैं जिसको, वो है अफसुर्दगी। बुढ़ापा कहते हैं जिसको, वो है असुर्दगी दिल की। जवानी जिसको कहते हैं, वो तबीयत की रवानी है। जिंदगी की धूप ने उन्हें बालों में हल्की चांदनी बिखेरी थी। उनके चेहरे की लकीरों को अनुभवों की रुपहली आभा ने भर दिया था। उनके दिल में था बेटे, बहुओं, बेटी, दामाद, नाती पोतों से भरे पूरे परिवार में प्रमुख होने का संतोष। उनकी आंखों में था एक सेल्फ मेड इंसान होने का गर्व। उनके रहन सहन, बातचीत में जो वैभव झलकता था, वह पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस से कमाए गए ऐश्वर्य का परिणाम था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ था जिसकी कमी की टीस वे अपने अंदर में महसूस करते थे। बोलते कम थे, लेकिन दबदबा इतना था कि हवा भी उनकी आहट महसूस करती थी। महानगर की उस पॉश कॉलोनी में किसी के पास इतना समय नहीं था और ना ही ज़रूरत। फिर भी वहाँ इंसान बसते थे। भला एक दूसरे की दिनचर्या और आदतों से कैसे अनजान रह सकते थे। अचानक उस शांत सोई बस्ती ने एक करवट ली थी। कुछ हलचल सी हुई थी। मर्दों और औरतों ने एक दूसरे के कान में कुछ गुफ्तगू की थी। आपने सुना कुछ? वे पड़ोस के पुरुषोत्तम जी हैं ना, पिछले कुछ दिनों से घर से गायब हैं। कुछ हैरान सी आवाज़ें आती थी। वो तो दिमागी तौर पर ठीक ठाक थे। क्या उनके घर वालों को नहीं पता? अजी, उनसे तो खटपट चल रही थी शायद उनकी। पता नहीं क्या हो रखा है आजकल के बच्चों को, कि बड़े बूढ़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। अभी बातें खत्म नहीं हुई थी कि किसी ने एक भेद की बात बताई। अजी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और यहीं इसी ब्लॉक में कहीं किराए का मकान लेके रह रहे हैं, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। और नहीं भाई, बात गले से नहीं उतरी। इस उम्र में दूसरी शादी? हाँ भाई, मर्द है, चाहे जितनी शादियां करे, लेकिन कम से कम उम्र का तो ध्यान रखते। नाती पोतों के सामने ऐसी हरकत, छी छी। ये सब महिलाओं के विचार थे। पुरुषोत्तम जी का भरा पूरा परिवार था, वक्त कट रहा था। अब और क्या चाहिए था? इस उम्र में कहाँ वो दमखम होगा, और क्या उसे ही ये लोगों की मिश्रित हंसी थी। अजी, उनकी बहू तो बता रही थी कि काफ़ी समय से चक्कर चल रहा था। कोई 40-45 की उम्र की है, बहुत खूबसूरत है। मिसेस कालरा ने रहस्य पर से पर्दा उठाया, जिनका उनके यहाँ आना जाना काफ़ी था। अच्छा, कोई तो यहाँ तक कहता है कि वैश्या है, पर हमें क्या। बातें अलग अलग होठों से फिसलती और बड़ी और तीखी होती जा रही थीं, जैसे उनके पंख निकल आए हों। हर कोई अपने सुरक्षित विशिष्ट उद्गार प्रकट करने के लिए बेचैन नजर आता था। उनकी विवाहिता बेटी सीमा जब उन्हें मिलने आई तो महिलाओं ने उसे भी घेर लिया। हर कोई जैसे जानना चाहता था क्यों। सीमा से कुछ कहते ना बना, बस एक लाइन में बात खत्म कर दी। पता नहीं आंटी, पापा ने ऐसा क्यों किया। कैसे वो हमारे लिए क्या कहीं ले आए। पुरुषोत्तम दास जी को जब भी कोई परेशानी होती थी, वे उसे अपने हमदर्द दोस्त शर्मा जी को बताते थे। एक बात दोनों में समान थी, दोनों अभाव का दर्द जानते थे। पुरुषोत्तम की पत्नी की कमी अखरती थी तो शर्मा जी को संतान की। दोनों दोस्त देर तक अपने दुख, अपनी परेशानियां शराब में उड़ेलते कुरेदते और फिर शायरी के फाहों से उन्हें सहलाते थे। एक दिन जब सीमा की और आसपास की बातों ने उन्हें परेशान किया था, तब शर्मा जी ही उनका संबल बने थे। दोस्त, कहने वालों का कुछ नहीं जाता।
सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के। लोग तो सिर्फ सवाल करते हैं। यार शर्मा, कहीं सचमुच मुझसे गलती तो नहीं हो गई? तब उनकी दूसरी पत्नी गायत्री ने उन्हें समझाया था। सुनिए जी, ये आग तो 2-4 दिन में ठंडी पड़ जाएगी। इसकी आंच में हम अपने हाथों को क्यों जलाएं? चलिए अपने घर चलते हैं। जिस समाज में रहना है उससे डरिए नहीं, उसका सामना करिए। हमने कोई पाप तो नहीं किया, समाज की रस्मों के मुताबिक बाकायदा शादी की है। शर्मा जी सहमत थे। पर तुम दोनों की नई गृहस्थी मुबारक। दोनों खुश तो किसी और से क्या। मरीज खाक हो तो अब शफा है, मगर दुनिया बड़ी कड़वी दवा है। जाते जाते वे बोले। उन्होंने अपने घर कदम रखा तो पहली पत्नी की तस्वीर के सामने जाकर उनकी आंखें भर आईं। अतीत के पन्ने एक एक करके खुलते गए। उनकी पहली पत्नी कृष्णा की मृत्यु के बाद बिरादरी के बड़ों ने बहुत जोर दिया था। पुरुषोत्तम, जिंदगी बहुत बड़ी है और बच्चे अभी छोटे हैं। तू काम देखेगा या उनको संभालेगा? अच्छा तो यही है कि दूसरी शादी कर ले। लेकिन पुरुषोत्तम टस से मस नहीं हुए। बोले, वो बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं। शादी की उम्र तो अब अजय की है। बहू आ जाएगी तो घर में संभल जाएगा, और रीमा और विनय भी। रिश्तेदारी में से एक देखी भाली लड़की सविता बहू बनकर आ गई। घर संभाल लिया, रौनक हो गई, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन पुरुषोत्तम के दिल का एक कोना अंधेरा ही रहा। औरत तो घर के मर्द और बाकी सदस्यों के बीच संपर्क सूत्र होती है। उसकी आदतें, व्यवहार वही तो बताती है। अब वो सूत्र भी नहीं था। दिल की बात किससे कहते और कौन सुनता। पहले घर की सुबहें पुरुषोत्तम की आवाज़ से चहका करती थीं। सबको सुबह की सैर पर जाने से पहले जगाते, आकर नहाने का नंबर लगाते, सुबह की चाय खुद तैयार करते। सबका इस तरह इकट्ठे बैठना उन्हें बहुत सुखद लगता था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी, लेकिन हम सफ़र के बिना ना अब वैसी सुबहें थीं ना वैसी शामें। यही तो वो पल थे जब पुरुषोत्तम ने अपना सब कुछ कामकाज को समर्पित कर दिया था। चुप्पी के खेल में वे बंद से हो गए थे। आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा था। विनय उनके साथ काम पर जाने लगा था। अजय, सविता बच्चों में, गृहस्थी में सब व्यस्त हो गए। एक सन्नाटा सा घर के दरों दीवार पर चिपक गया था। पुरुषोत्तम सुबह के निकले, देर रात घर लौटते तो बेटी रीमा ही उनका इंतजार में बैठी होती थी। वे कपड़े बदलते और उससे कहते, सारा दिन काम में पढ़ाई में काटती हो, और अब मेरे लिए रात भर जागोगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? पापा, सुबह कॉलेज जाने की जल्दी होती है। पता नहीं आपको कैसा खाना मिलता है। सारा दिन बच्चों के साथ भाभी थक जाती हैं। क्या एक वक्त में आपको अपने हाथों से गरम गरम खाना बना के नहीं खिला सकती? आज मम्मी होती तो क्या मुझे। कहते कहते उसकी आंखें डबडबा जाती। पुरुषोत्तम बात बदलते, अरे पगली, जब तेरी शादी हो जाएगी तब मेरा ख्याल कौन करेगा? तब तक तो विनय भैया की शादी हो जाएगी पापा। मैं छोटी भाभी को सब समझा दूंगी। आपकी पसंद नापसंद क्या है। आपको गरम गरम रोटी चाहिए, वो भी हल्की। टूटे बटनों की कमीज़ देखकर आपको इतना गुस्सा आता है कि आप कमीज़ ही फाड़ देते हैं। और रीमा की बात खत्म होने से पहले वे उसे रोक देते। बस कर मेरी अम्मा, चल अब खाना दे। विनय की शादी तय हुई तो बड़ी बहू सविता ने अलग होने की जिद की। पापा जी, आप तो देख रहे हैं कि परिवार के साथ काम और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। कल ना जाने कैसी लड़की आए, आप कुछ इनका भी सोचिए। ठीक है बहू, घर में तुम बड़ी हो, माँ बनकर विनय का ये फर्ज निभाओ, फिर जैसा कहोगी हो जाएगा। इस तरह पूनम छोटी बहू बनकर घर आ गई। उन्हीं दिनों रीमा के लिए भी एक अच्छा लड़का मिल गया और बेटी पराई हो गई।
अजय और सविता फैक्ट्री में अपना हिस्सा और मकान लेकर अलग हो गए। जब भी कभी ज़रूरत होती सविता आती जाती रहती थी। रीमा के जाने के बाद तो घर का नक्शा बदल गया था। इधर उधर बिखरी बेतरतीब चीज़ें, लेकिन जो चाहिए था बस वह नहीं मिलता था। रीमा जब भी आकर कुछ ठीक करने की कोशिश करती तो पूनम रोक देती। दीदी, अब आपका अपना घर है, वही संभालिए। आप एक दिन आएंगी, अगले दिन तो हमें ही करना है ना। एक दिन मरम्मत वाले कपड़े निकाल कर अलग रखो तो अगले दिन फिर वही टूटे बटनों वाली कमीजें उन्हें वहां मिलती थी। बेचारे पुरुषोत्तम कब जिंदगी की भाग दौड़ से खुद से ही अलग हो गए थे, उन्हें पता ही ना चला। उधर बहू को टेलीफोन से फुर्सत मिलती तो केबल देखने का काम पड़ जाता। उनकी साप्ताहिक छुट्टी के दिन घर में किटी पार्टी का शोर होता। कभी बच्चों को नहलाना है, कभी पढ़ाना है। कोई सास होती तो समझा देती, वे कैसे कहें। फिर भी एक दिन हिम्मत की। और बेटे, बुजुर्ग शरीर है, भारी रोटी हजम नहीं होती, 2 रोटियां खानी होती हैं तो कम से कम वो ठीक से खिलाया करो। क्या करें पापा जी, बच्चे बहुत तंग करते हैं। जवाब तैयार था। बेटे, बच्चे हमने भी पाले हैं, तब तो नौकर भी नहीं होते थे। आपके सामने तो सारा दिन लगे ही रहते हैं हम, लेकिन बहस से कुछ हासिल ना था। एक वो समय था जब उनकी आंखों की भाषा सब समझ लेते थे और आज शब्द भी बेकार हो गए थे। जिक्र से जिन हादसों के सांस घुटती भी थी, कभी वक्त की मजबूरियों से सब गवारा हो गया था। एक दिन दोनों बहुओं की बीच बातचीत उन्होंने सुनी। दीदी, मुझे तो बड़ी इरिटेशन होती है, पापा जी टोकते रहते हैं। आदमी तो वैसे भी सास ननद की तरह बोलता कभी अच्छा नहीं लगता। रात रात भर शराब पीते हैं, मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई। उनकी आंखें मुझे घूरती रहती हैं। रसोई में काम करूं तब भी निगाहें अपने शरीर पर रेंगती महसूस करती हूँ। किसी दिन पीकर आउट हो गए तो। यह बात पूनम कह रही थी। तो क्या छोटी, मैं भी इस घर में बहू ही हूँ, इन हालातों से गुजर चुकी हूँ। अरे वो खुश होंगे तो जायदाद की मालकिन भी तो तुझे ही बनाएगी। सविता ने आग में घी डाला था। पापा जी ने कानों पर हाथ रख लिया था। आंखें बंद कर ली थीं ताकि उनके खौलते हुए खून की आंच ना निकले। आज उन्हें पहली बार भगवान से शिकायत हुई थी और पहली बार ही इंसान से भी शिकायत थी। वे माफ करना ही जानते थे, इसलिए कुछ ना बोले, लेकिन मन ही मन वे एक निश्चय तक पहुंच चुके थे। वे चुप थे मगर पत्थर तो नहीं थे। हाड़ मांस के शरीर में एक मन बसता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शर्मा जी की पहचान की एक विधवा से शादी करने का, जो अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में खुद को असमर्थ पा रही थी। उन्होंने गायत्री के सामने हर स्पष्ट बात कर दी थी। और ये शादी एक समझौता है। तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उनकी पढ़ाई की, कामकाज की, और यह है उनके लिए अलग मकान की चाबी। बदले में तुम मेरा घर संभालो। मेरे काम पर जाने के बाद जब मैं लौटूं तब तुम्हें अपना मुंतजिर पाऊं। मेरा संबल बन जाओ तुम। गायत्री ने कहा था, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सचमुच उसने अपने शब्दों की आन रखी थी। कुछ दिन के आराम के बाद कामकाजी की वही रूटीन शुरू हो गई थी। पुरुषोत्तम काम से थक कर लौटते तो गायत्री शब्दों की मिठास से उनकी सारी थकान दूर कर देती। हर चीज अपनी जगह पर कायम, साफ सुथरा घर। एक समय था जब खाना खाना पुरुषोत्तम को भारी पड़ जाता था। पुरुषोत्तम अब संतुष्ट थे। उन्होंने ठीक फैसला किया था, लेकिन यह खुशी अधिक दिन तक ना टिक पाई। उनके बेटे बहुओं को तो इस तूफान का अंदेशा भी नहीं था। उन्हें जायदाद अपने हाथ से निकलती नजर आई। कुछ दिन बीते तो कोई गायत्री के पास नहीं आया, लेकिन पुरुषोत्तम के काम पर जाने के बाद जहर बुझे तीरों का सिलसिला शुरू हुआ। ये हमारे पापा की दौलत पर कब्जा करने आई है,
लाख 2 लाख चाहिए तो हमसे ले ले और यहाँ से निकल जा। ये विनय की आवाज थी। पहले हम पापा जी से जो चाहे ले लेते थे, अब हमारा हक तेरे बच्चों को मिल रहा है। दोनों बहुओं ने सिर्फ सुर मिलाया। अपना जिस्म दिखाकर तूने उन्हें फंसा लिया, और वो भी कैसे आदमी निकले। इतनी बातें गायत्री को रुलाने के लिए काफी थी। उन्होंने सब कुछ पुरुषोत्तम को बताया। पुरुषोत्तम ने गायत्री से सबको वहां बुलाने का आग्रह किया। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, और रीमा को भी फोन मिलाओ। उन्होंने सबको अपने सामने बिठाया और बोलना शुरू किया। मेरे बच्चों, कुदरत का भी एक नियम है। यहाँ कोई नर किसी मादा की इच्छा के बिना उसे छू भी नहीं सकता। संभोग तो दूर की बात है। ये शक्ति सिर्फ मादा में है, चाहे वो पशुओं का समाज हो या इंसानों का। मैंने गायत्री से गवाहों के सामने हिंदू रीतु से विवाह किया है। इस नाते वो तुम्हारी माँ है। मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता। जो पीछे रह गया है उसे भी कुछ चाहिए। लेकिन तुम घटिया मानसिकता के लोग सिर्फ जिस्मों की बू सूंघते हो। मैं पूछता हूँ, कृष्ण और मीरा के बीच जिस्म कहाँ है? अरे तुमने तो बाप के और बेटी के रिश्तों को भी कलंकित कर दिया। दोनों बहुओं की नजरें झुक गईं, लेकिन पुरुषोत्तम दास तो आज और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे। मैंने तुम लोगों को मकान दिया, पैसा दिया, ये मेरा फर्ज था। लेकिन मुझे एक कप चाय पूछना, क्या ये तुम लोगों का फर्ज नहीं था? रिश्तों को भी एहसास और जज्बात की नरमी से सींचना पड़ता है, वरना ये बिखर जाते हैं। मरने के बाद मुझे अखबारों में छपी श्रद्धांजलि नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि गायत्री भी माँ के फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेगी। बस हमें तुमसे प्रेम, विश्वास और सम्मान चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो अपनी जिंदगी जैसे जीना है वैसे जियो। कहते कहते पुरुषोत्तम दास जी का गला रुंध गया था। शर्म की नमी उनके बच्चों की आंखों में थी। शायद उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, खत्म होती है आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगले हफ्ते आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।